बीच हरियाणा के चरखी दादरी में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 गुर्गों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चारों बदमाश विदेश में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भतीजे अक्षय के साथ संपर्क में थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, क्योंकि उनके पास हथियार के साथ बड़ी संख्या में गोलियां मिली हैं। यही नहीं, उनकी कार से बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद हुई। लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने चारों को धर दबोचा। गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर 4 बुलेट प्रूफ जैकेट और 4 बुलेट प्रूफ हेलमेट बरामद हुए। लॉरेंस गैंग के इन गुर्गों के नाम अंकित, आशुराज, अजय और रविंद्र हैं, जिन पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि चारों बदमाश हवाला का पैसा लूटने की तैयारी में थे, जिसके लिए वो कार में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई के भतीजे अक्षय के इशारे का इंतजार कर रहे थे। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से लॉरेंस गैंग का ये प्लान फेल हो गया। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहां जेल प्रशासन ने बड़े नेट लगाने का फैसला ले लिया। ये नेट तिहाड़ के कोने कोने में लगाया जाएगा, ताकि एक जेल से दूसरी जेल में होने वाली सामान की अदला बदली पर लगाम लगाई जा सके। असल में यह आरोप है कि कुछ कैदियों को जेल के बाहर से मोबाइल, हथियार और ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी और इन्हें पहुंचाने वाले लोग जेल के बाहर से इन्हें फेंककर जेल में मौजूद कैदियों तक इन्हें पहुंचाते थे। और ये घटनाएं बीते कुछ महीनों में तेजी से बढ़ी, जिसके बाद इन्हें रोकने के लिए तिहाड़ प्रशासन ने जेल को नेट से कवर करने का फैसला लिया, ताकि कैदियों तक इन चीजों को पहुंचने से रोका जा सके। उधर अमेरिका के मीडिया का दावा है कि तहव्वुर राना मुंबई हमले में ढेर हुए 9 आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का सर्वोच्च सम्मान दिलवाना चाहता था। एक दिन पहले ही अमेरिका की एक अदालत ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण की मंजूरी दी, जिसके बाद तहव्वुर राना को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि तहव्वुर राना 26/11 आतंकी हमले में मारे गए 9 आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा सम्मान दिलवाना चाहता था। तहव्वुर राना इस कोशिश में था कि मुंबई हमले में ढेर हुए सभी 9 आतंकियों को निशाने हैदर सम्मान मिले। ये जानकारी अमेरिका के कैलिफोर्निया की जिला अदालत में बाइडेन सरकार की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों के हवाले से दी गई। तहव्वुर राना पाकिस्तानी मूल का कनाडा का नागरिक है, जिसने लश्कर ए तैयबा के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी। इस बीच पहले से कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान पर एक और बड़ा जुर्माना लगने वाला है। दावा किया जा रहा है कि अब ईरान उससे गैस पाइपलाइन से जुड़े एक प्रोजेक्ट को सही वक्त पर पूरा न करने की कीमत वसूलने वाला है। और ये रकम छोटी मोटी नहीं, बल्कि 1800 करोड़ डॉलर, मतलब भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए है। और वो भी तब जब पहले से ही पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की कगार तक पहुंच गया है। ऐसे में अगर ईरान ने उस पर ये जुर्माना लगा दिया तो पाकिस्तान की पाई पाई बिक जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान का आरोप है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जिस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, वो अब वक्त पर पूरा नहीं होने वाला। यही वजह है कि वो पाकिस्तान पर इस लेट लतीफी के लिए जुर्माना लगाने वाला है। उधर इजराइल की यरूशलेम डे परेड का विरोध करने के लिए गाजा पट्टी से भी दर्जनों फिलिस्तीनी इजराइल से लगने वाली सीमा तक मार्च कर गए। इजराइल 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर हुई अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए हर साल वहां मार्च निकालता है, जिसके जवाब में फिलिस्तीन के लोग भी अपना झंडा लेकर गाजा पट्टी को इजराइल से अलग करने वाले बैरियर के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने इतने टायर जलाए कि हर तरफ काला धुआं छा गया। फिलिस्तीनियों ने अपने झंडे तो गुब्बारों से बांधकर आसमान में उड़ा दिए, लेकिन इजराइल के झंडों को उन्होंने राख कर दिया। लेकिन इजराइल की सेना की तैयारी भी पूरी थी। उसने फिलिस्तीनियों को पीछे धकेलने के लिए आंसू गैस छोड़ने वाले ड्रोन उड़ा दिए। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी भागने लगे, मगर इसके बाद इजराइल ने उन पर रबर बुलेट भी दागी, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। लेकिन यरूशलेम डे पर मचे इस बवाल के लिए इजराइल ने ईरान पर ठीकरा फोड़ा और आरोप लगाया कि उसने परेड के बारे में गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की, ताकि इजराइल यरूशलेम के पुराने शहर में 1967 की जंग की अपनी जीत का जश्न न मना पाए और वहां से निकलने वाली परेड पर पानी फिर जाए। इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों ने सोशल मीडिया पर परेड के बारे में फेक न्यूज भी फैलाई। इजराइल ने यह दावा इसलिए भी किया क्योंकि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल को धमकी दी थी कि अगर इजराइल का मार्च निकला तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। उसने फिलिस्तीनियों से मार्च को रोकने के लिए कहा था और हमास को ईरान मदद देता है। 2 साल पहले इस परेड की वजह से हमास और इजराइल के बीच जंग भी छिड़ गई थी। इस बीच चीन और ईरान के बीच टेलीकम्युनिकेशंस की एक बड़ी सीक्रेट डील का पता चला। ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट के मुताबिक दोनों देशों के बीच हुई डील के कुछ दस्तावेज लीक हो गए, जिससे चीन और ईरान के बीच हुई टेलीकम्युनिकेशंस की सीक्रेट डील का पर्दाफाश हो गया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक दोनों देशों के बीच लैंडलाइन नेटवर्क और बेहतरीन इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी डील हुई। हालांकि इस समझौते से जुड़ा जो दस्तावेज सामने आया वो कब का है और दोनों देशों के बीच ये डील कब हुई, इसका पता नहीं चल सका। असल में टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में चीन काफी आगे है। चीन सस्ते स्मार्टफोन बनाने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बताया जा रहा है कि इसीलिए ईरान ने चीन से यह डील की ताकि वो सस्ते में ही अपने यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर कर सके। इधर भारतीय नौसेना के रोमियो हेलीकॉप्टर ने स्वदेशी डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता पर पहली बार लैंडिंग की। ये ताकतवर हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं।
और उनमें एक की लैंडिंग आईएनएस कोलकाता पर पहली बार हुई, जिसके साथ भारत में बनाए गए आईएनएस कोलकाता ने अपनी मजबूती साबित की। अमेरिका के ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे ताकतवर अटैक हेलीकॉप्टरों में गिने जाते हैं और भारत ने ऐसे 24 हेलीकॉप्टर खरीदने की डील अमेरिका से की हुई है। और इसकी पहली खेप में भारत को ऐसे 3 हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिले हैं। नौसेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में अमेरिका का MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर समंदर के बीच मौजूद आईएनएस कोलकाता पर सेफ लैंडिंग करता दिखाई दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकता है, जिसका फैसला वो अगले 1-2 दिन में ले लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका समेत यूरोप के देशों के लगाए प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमले कम नहीं किए, जिसके बाद अमेरिका सख्ती दिखाने के मूड में है। और माना जा रहा है कि वो जापान में चल रही G7 देशों की बैठक में इस पर फैसला ले सकता है। अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिका ने रूस की करीब 70 कंपनियों पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है, ताकि इन कंपनियों के जरिए होने वाली रूस की आमदनी पर लगाम लग सके। दावा तो ये भी है कि अमेरिका G7 के सहयोगी देशों से रूस की मदद करने वाले देशों पर एक्शन लेने की अपील भी करने वाला है। उसकी प्लानिंग है कि वो रूस के कारोबारियों, जहाजों, विमानों और कंपनियों के खिलाफ करीब 300 से ज्यादा नए प्रतिबंध लगाए। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने इस बात पर हामी भरी कि यूक्रेन ने रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से वार किया था। जेलेंस्की की सेना को कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन की तरफ से ये घातक मिसाइलें हासिल हुई हैं। दावा किया जा रहा था कि जेलेंस्की की सेना ने इसी से रूस पर वार किया। और इस दावे पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने भी मोहर लगा दी। ब्रिटेन के मुताबिक उसकी मिसाइलों से यूक्रेन की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया, क्योंकि स्टॉर्म शैडो मिसाइलें 250 किलोमीटर तक वार करने की ताकत रखती हैं। इनका GPS सिस्टम इतना ताकतवर है कि खराब मौसम में भी ये अपने टारगेट पर सटीक वार कर सकती हैं। और यही वजह है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को ब्रिटेन की सबसे घातक मिसाइलों में से एक माना जाता है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ जमकर कर रहा है, क्योंकि उसे ब्रिटेन ने भरोसा दिया है कि वो इस जंग में यूक्रेन को इन मिसाइलों की कमी नहीं होने देगा। इधर यूक्रेन ने फ्रांस से वो मिसाइलें मांगी जो लीबिया के शासक गद्दाफी का काल बन गई थी। इन मिसाइलों को रफाल मिसाइल कहा जा रहा है, क्योंकि इन्हें लड़ाकू विमान रफाल से दागा जा सकता है। इन मिसाइलों को स्टॉर्म शैडो मिसाइल कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो यूक्रेन ने फ्रांस से स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मांगी हैं, क्योंकि स्टॉर्म शैडो मिसाइलें लंबी दूरी तक टारगेट को उड़ा सकती हैं। ब्रिटेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने वाला पहला देश है, लेकिन अब यूक्रेन चाहता है कि फ्रांस भी उसे ये मिसाइलें दे, जिसके बारे में पेरिस पहुंचे जेलेंस्की ने मैक्रोन से बात भी की थी, जिसके बाद खबर आई कि ये डील करीब करीब पक्की है। फ्रांस में स्टॉर्म शैडो मिसाइल को स्कैल्प PG के नाम से जाना जाता है और इसे फ्रांस और यूके मिलकर बनाते हैं, जिसे लड़ाकू विमान रफाल से दागा जाता है और इसीलिए इस मिसाइल को रफाल मिसाइल भी कहा जा रहा है। ये वही मिसाइलें हैं जिन्हें लड़ाकू विमान रफाल से 2011 में लीबिया में दागा गया था और वो लीबिया के शासक गद्दाफी का काल बन गई थी। खबर है कि यूक्रेन ने फ्रांस से वही स्टॉर्म शैडो मिसाइलें मांगी हैं। उधर अमेरिका ने आखिरकार ये मान ही लिया कि यूक्रेन में मौजूद उसके एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को रूस ने नुकसान पहुंचाया था। रूसी सेना का दावा था कि 16 मई को कीव पर उसके सैनिकों ने जब हवाई हमला किया तो निशाने पर अमेरिकी मिसाइल सिस्टम भी था, जिसे जेलेंस्की ने कीव की रखवाली में तैनात किया था। हालांकि उस दिन से लेकर आज तक यूक्रेन और अमेरिका रूस के इस दावे को गलत बताते आए, लेकिन आखिरकार अमेरिका को मानना ही पड़ा कि रूस की किंजल मिसाइल ने उसके एक पेट्रियट मिसाइल सिस्टम पर हमला किया था। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि रूस के हमले से उस मिसाइल सिस्टम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसमें मामूली खराबी ही आ पाई, जिसे वक्त रहते यूक्रेन के सैनिकों ने ठीक भी कर लिया। यह हमला रूस ने 3 दिन पहले किया था और यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में इस्तेमाल हुई 6 की 6 किंजल मिसाइलों को ढेर कर दिया था। इस बीच काला सागर में मौजूद रूस की फौज की मुश्किलें बढ़ गईं। यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि क्राइमिया में एक रेल लाइन टूट गई, जिसकी वजह से रूसी सेना तक हथियारों की सप्लाई रुक सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये पुतिन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि रूस की नौसेना के जवान काला सागर में तैनात हैं। दावा है कि यहीं से वो यूक्रेन के ओदेसा पर हमले कर रहे हैं। असल में एक दिन पहले ही रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। दावा है कि इसके बाद रेल लाइन को भी काफी नुकसान हुआ और अब तक उस लाइन को ठीक भी नहीं किया जा सका। बताया जा रहा है कि इसीलिए अब पुतिन की सेना तक हथियार और अनाज न पहुंचने का खतरा मंडराने लगा है।